Hello friends, in this video we are going to learn about chapter called Control and Coordination from 10th Standard Science with reference to NCERT. So let's start with introduction of this chapter. तो इंट्रोडक्शन की बात करें इस चैप्टर की तो कुछ 2-3 लाइनों में इंट्रोडक्शन है. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से. देखिए इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. ऑल द लिविंग थिंग्स. देखिए सबसे पहले समझिए इस बात को कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में क्यों नीडेड है हमारे शरीर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या रोल प्ले करती है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. और कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इन दोनों में डिफरेंस है कि यह सेम है. ओके देखिए समझिए. ऑल लिविंग थिंग्स मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट टू चेंज इन एनवायरनमेंट अराउंड देम. तो उनके आसपास के जो इन्वायरमेंट होते हैं, जब वो इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ रिएक्ट करते हैं, है ना. जैसे कि हमारे आसपास मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो हम या थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो हम थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, हम थोड़ा सा अपने ऐसे इन्वायरमेंट में जाना चाहते हैं जहाँ पे थोड़ी ठंडक हो, है ना. हम इधर उधर थोड़ा भागने लग जाते हैं, है ना. हम उस कमरे से निकल के बाहर चल जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा गर्म हाट हो, ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए या कम टेम्परेचर हो जाए तो फिर हम थोड़ा कपड़े वपड़े ज़्यादा पहन लेते हैं. तो ये एक रिएक्शन है इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस के प्रति, है ना. कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस होते हैं उसके प्रति फिर ऑर्गेनिजम्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिएक्ट करते हैं. और इस चीज़ को हम स्टिम्युली कहते हैं, स्टिम्युली. ओके इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे. ओके जो चेंजेस होते हैं इन्वायरमेंट में टू विच द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट आर कॉल्ड स्टिम्युली. ओके और इस वर्ड को हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस चैप्टर में. ओके जैसे कि लाइट, हीट, कोल्ड, साउंड, स्मेल एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें क्या होती है इन्वायरमेंट में. अगर मान लो कोई बैड स्मेल इन्वायरमेंट में फैल रही है तो उस बैड स्मेल के प्रति एक लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, कुछ अजीब सा फेस बनाएगा, बोलेगा कि कितनी गंदी बदबू आ रही है ना. ह्यूमंस को ही ले लो, वहाँ पे अगर अच्छी खुशबू आ रही है तो ह्यूमंस काफ़ी अच्छा फील करता है उस एरिया में, है ना. तो ये क्या है, एक इन्वायरमेंट में चेंज के प्रति एक रिस्पॉन्ड है, एक रिएक्शन है. ओके एक रिएक्ट है. सो दीज आर कॉल्ड दिस एक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन एज स्टिम्युली, है ना. Both plant and animal respond to the stimuli but in a different manner. Plant, animal ये दोनों ही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये दोनों ही इन्वायरमेंट में चेंज जो होते हैं उसके प्रति कुछ रिएक्शन करते हैं, कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन डिफरेंट मैनर में करते हैं. एक जैसा तरीका नहीं होता इनका, है ना, क्योंकि इनका एक जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, एक जैसा इनका लाइफ प्रोसेस नहीं होता, सब कुछ बहुत ज़्यादा अलग है ना. अब देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या रोल प्ले करती है एक एनिमल में, एक प्लांट में. ओके हम बेसिकली जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स पढ़ेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे वो प्लांट और एनिमल्स होंगे, है ना. फर्स्टली हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में, फिर उसके बाद एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, या पहले हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे फिर उसके बाद प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. एनिमल्स का थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ठीक है. तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इंट्रोडक्शन तो वैसे हो गया हमारा, हम एक इम्पोर्टेंस समझाना चाहते हैं आपको इसके बारे में. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. देखिए कंट्रोल होना चाहिए लेकिन इस मैनर में नहीं होना चाहिए. जैसे कि मान लो एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं जो ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप. देखिए जैसे कि स्कूल में टीचर होता है तो टीचर एक्चुअली में क्या करता है, बच्चों को थोड़ा सा अच्छे मैनर्स सिखाने की कोशिश करता है. पढ़ाई लिखाई अलग की बात होगी, लर्निंग एक जगह होगी, लेकिन अच्छे मैनर्स सीखना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है एक लर्नर के लाइफ में, जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं ना, एक लर्नर होता है. तो वो अच्छे मैनर्स टीचर कैसे सिखाता है, कभी कभी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा शांति से सिखाता है, आराम से सिखाता है उस बात को. तो कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में जब वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाता है, थोड़ा सा फिर नर्म हो जाता है ना. तो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होता है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा फिर वो बच्चा फिर वो कुछ गलत मतलब निकालेगा उस चीज़ का, है ना. जो टीचर समझाना चाहेगा वो चीज़ नहीं समझ पाएगा बच्चा, है ना.
तो एक कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेट मैनर में होना चाहिए, है ना। इस तरह होना चाहिए कि बच्चा भी उस टीचर की बात को समझे, उसका सहयोग दे उस बात को सिखाने में, है ना, उसकी हेल्प करें। जैसे टीचर हमें, मान लो हमारा कोई मेंटर हमें कुछ सिखाता है, ठीक है, तो हम वो चीज़ हमें सिखाता है तो हम उसको अगर ना ही सीखे, है ना, हमारी मर्ज़ी है, हमारा हाथ पैर पकड़ के तो नहीं सिखा सकता, हाथ पैर बांध के तो नहीं सिखा सकता, है ना। तो वो हमसे कोऑर्डिनेट करे, ये भी चीज़ ज़रूरी है। कंट्रोल करे वो भी ज़रूरी है, लेकिन कोऑर्डिनेट मैनर में। ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो फिर वो भी जानता है कि वो पूरी तरह हम पे कंट्रोल पा नहीं सकते, है ना। हम तो रोबोट नहीं हैं, हम तो ह्यूमंस हैं, ओके। तो यही चीज़ है कि कंट्रोल होना चाहिए, कोई भी काम होना चाहिए कंट्रोल मैनर में होना चाहिए, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन भी ज़रूरी है, जिससे एक काम और भी अच्छे तरह हो पाता है, ओके। और सिर्फ अगर कंट्रोल होगा, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो वो काम बिल्कुल भी ढंग से नहीं हो पाएगा। हमारे ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, वो सारे प्रोसेसेस सिर्फ कंट्रोल मैनर में नहीं होते हैं, कोऑर्डिनेशन मैनर में होते हैं। हर एक ऑर्गन ह्यूमन बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन मैनर में अपने प्रोसेस को करता है, अपने काम को करता है। सब ऑर्गन जो होते हैं एक दूसरे के हेल्प करते हैं, ओके। एक कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ऐसा नहीं कि हर एक ऑर्गन अपने मर्ज़ी से चलता है, दूसरे ऑर्गन के हिसाब से नहीं चलता है ना। हर एक ऑर्गन हमारे शरीर में जो प्रोसेस करता है एक कोऑर्डिनेशन मैनर में करता है, एक कंट्रोल मैनर में करता है, एक फिक्स टाइम के इंटरवल के अकॉर्डिंग करता है, जिससे कि हर एक प्रोसेस अच्छे से हो पाता है हमारे शरीर में, ओके। तो ये एक नीड ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन समझाने का मेरा वे था, और ये समझाया मैंने आपको। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स किस तरह होता है, ओके। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, ओके। तो इट इज़ ब्रॉट अबाउट इन ऑल एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ टू मेन सिस्टम। यानी ये चीज़ हर एक एनिमल में क्रिएट की जाती है। ब्रॉट अबाउट मतलब क्रिएट करना, ओके। और किस तरह क्रिएट की जाती है? दो तरीके से, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में बेसिकली कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कुछ केमिकल्स सिक्रेट करते हैं, उन केमिकल्स को हम हार्मोन्स कहते हैं, ओके। और वो हार्मोन्स जो होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करा पाती है हमारे शरीर में, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब हर एक प्रोसेस को एक कोऑर्डिनेट मैनर में, कंट्रोल्ड मैनर में, यानी ज़्यादा अमाउंट में केमिकल्स सिक्रेट करेगी तो वो प्रोसेस ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो जाएगा, तो फिर उससे वो अनकंट्रोल हो जाएगा। तो थोड़े कोऑर्डिनेशन मैनर में भी होता है, एक कंट्रोल मैनर में भी होता है, ठीक है। और इसी चीज़ को हम फीडबैक मैकेनिज़्म भी कहते हैं, ओके। एंडोक्राइन सिस्टम में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं नर्वस सिस्टम, ओके। फर्स्टली हम एनिमल्स को कंसीडर करेंगे और फिर इसी चीज़ को हम पढ़ेंगे प्लांट्स के लिए, ओके। तो नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं एनिमल्स को कंसीडर करके। देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज़। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में किसके द्वारा हो पाती है? नर्वस सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम क्या होता है? मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है? वो एक्शन लेती है, वो काम को करती है। नर्वस सिस्टम क्या करती है? वो मैसेज पहुंचाती है हमारे शरीर में, हमारे माइंड तक, ठीक है। और फिर माइंड से जब एक और फिर मैसेज आता है कि वो काम को करना है, तो मस्कुलर टिश्यूज़ क्या होती है? अपने आप को रीअरेंज करती है उस काम को करने के लिए, फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जैसे कि हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट को छुआ तो नर्वस सिस्टम पे हमारे सिग्नल जाएगा, और फिर वो सिग्नल फिर बाउंस करके हमारे मस्कुलर टिश्यूज़ को ऑर्डर देगा कि वहाँ से हाथ हटाना है, ठीक है। इस तरह कुछ काम होता है। इस चीज़ को पढ़ेंगे अच्छे से, हमें समझाने के लिए सिर्फ कह रहे थे इस लाइन को। देखिए, नर्वस टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेड अप ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स। नर्व सेल्स को हम न्यूरॉन्स कहते हैं, ओके। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम होता है वो कैसे बनता है, ठीक है। नर्वस टिश्यूज़ कैसे बनते हैं? वो देखो, आपको पता है टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेल से बनते हैं। सेल जो होता है छोटे छोटे एटम से बनते हैं, ओके।
छोटे छोटे और ऑर्गन से बनते हैं, और छोटे छोटे ऑर्गन्स एटम से बनते हैं। ओके, तो ये सब आपको पता ही है। तो जो नर्वस टिश्यू होता है वो एक नर्वस सेल से बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन, और इसका हम इमेज भी देखेंगे आगे। और एंड इस ये जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है किस चीज़ के लिए, इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के द्वारा हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, बेसिकली हमारे माइंड तक जाता है, हर एक बॉडी पार्ट से माइंड तक सिग्नल जाता है, फिर वो सिग्नल हमारे उस बॉडी ऑर्गन पर जाता है, फिर वो बॉडी ऑर्गन उस हिसाब से काम करता है उस सिग्नल के अकॉर्डिंग। ओके, तो यही चीज़ इस लाइन में लिखा हुआ है और कुछ नहीं। अब चलते हैं कि देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये जो है हमारा ये पहला टॉपिक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। दूसरा टॉपिक हमारा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, पहले टॉपिक में हमने सबसे पहले टॉपिक में हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दूसरे टॉपिक में हमने देखा इन एनिमल्स, तीसरे टॉपिक में हम देखेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। ठीक है, चौथे टॉपिक में हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, जो दूसरे टॉपिक का ही एक पार्ट है, सब टॉपिक है कह सकते हैं, लेकिन उसको एक अलग से एक टॉपिक बना के समझा है क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा रहता है उस तरीके से। तो देखिए रिसेप्टर्स क्या होते हैं ये समझते हैं सबसे पहले। ओके, नर्वस सिस्टम के अंदर ही ये चीज़ आता है, रिसेप्टर्स। देखिए रिसेप्टर्स जो होते हैं स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व होते हैं। ठीक है, जो नर्व सेल होता है ना, उन नर्व सेल के ऊपर जो सबसे जो टिप होता है ना, उसका टिप पार्ट होता है, वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, डैट डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट करते हैं, इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं। कहाँ से, इन्वायरमेंट में से। जैसे इन्वायरमेंट में हमारा मान लो कोई हॉट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उस हॉट ऑब्जेक्ट को हमारा हाथ जब छूता है तो डिटेक्ट करता है कि ये हॉट है कि कोल्ड है, यानी गर्म है ठंडा है। कैसे पता चलता है, नर्व सेल के ऊपर जो टिप होते हैं वहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, बहुत तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हॉट ऑब्जेक्ट को और ठंडे और गर्म को पता करने के लिए थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, और तरीके के रिसेप्टर्स भी होते हैं, वो आगे हम देख रहे हैं। देखिए दीज रिसेप्टर्स आर लोकेटेड वेयर आर सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन में ही रिसेप्टर होते हैं, जैसे कि हमारे नोज़ में जो होता है हमारे स्मेल को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर होता है। ठीक है, हमारे हैंड्स में जो होता है टेम्परेचर को डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर होता है। देख हम किसी भी चीज़ को अगर टेम्परेचर, मान लो किसी को बुखार है तो हम उसका टेम्परेचर, वो उसका शरीर गर्म है या ठंडा है, कैसे पता चलता है, हमें हाथ से छू के ही पता चलता है बेसिकली। ओके, और हमारे आइज़ में जो होता है फोटो रिसेप्टर होता है, जिससे हमें देख पाते हैं, है ना। रिसेप्टर्स हमारे हर एक सेंस ऑर्गन में होते हैं। ईयर में, हमारे ईयर में भी एक रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, हमारे ईयर में कौन सा रिसेप्टर होता है, फोनो रिसेप्टर। ये क्या करता है, हमें सुनने में मदद करता है। ठीक है, और हमारे बैलेंस ऑफ द बॉडी बनाए रखता है ना। आइज़ में क्या होता है, फोटो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर अलग है, सुनने के लिए होता है। फोटो रिसेप्टर क्या होता है, जब लाइट रेज हमारे आँखों से टकराती है तो वो जो रिसेप्टर होता है उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसकी मदद से हम देख पाते हैं। ओके, और ये क्या मदद करता है हमें, ये रिसेप्टर, जब ये रिसेप्टर क्या फंक्शन करता है, हमें देखने में काम आता है। स्किन में हमारे कौन सा, थर्मो रिसेप्टर बताया था आपको, क्या करता है, हीट और कोल्ड, इसको हमें डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। और ये कैसे हम डिटेक्ट करते हैं, बाय द टचिंग, है ना। स्किन, हम अपना स्किन, जैसे मान लो ह्यूमन स्किन है ना, वो कहीं भी अगर टच होगा तो वहाँ पे हीट, ठंडा है वो ऑब्जेक्ट या वो गर्म ऑब्जेक्ट है, वो पता चल जाता है। ओके, ह्यूमन स्किन एक तरीके का रिसेप्टर है। बहुत सारे इसमें नर्व सेल में रिसेप्टर्स होते हैं। नोज़ ऑल फैक्टरी रिसेप्टर होता है, यानी हमें स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। टंग जो होता है वो कैसा रिसेप्टर होता है, गस्टैटरी रिसेप्टर। एक्चुअली में ये हमें टेस्ट डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखिए न्यूरॉन्स क्या होता है, जो हमने ऊपर एक बार पढ़ा था, और उसके टिप्स पे हमने देखा था कि रिसेप्टर्स होते हैं। ये देखिए, ये जो टिप है ना,
यहीं पे होते हैं रिसेप्टर्स, डेंड्राइट, ठीक है, इसे डेंड्राइट कहते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, ये पूरा सेल बॉडी है, इसे एक्सोन कहते हैं, ठीक है। इसके पार्ट्स के नाम हम बता रहे हैं आपको। इसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं, यानी नर्व यहाँ पे एंड हो जाता है, ओके। ये कुछ इसका थोड़ा ब्रॉड मैप है, ओके। ये जो हमारा एक्सोन है, ये एक्सोन कैसे मस्कुलर फाइबर, कैपिलरी, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, यानी दो न्यूरॉन जहाँ पे मिलते हैं ना, उसको कहते हैं। अब देखिए न्यूरॉन एक्चुअली में क्या है, ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। स्ट्रक्चरल मतलब यानी एक सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे कनेक्टिव न्यूरॉन्स के, और इनका फंक्शनल एक सेम फंक्शन होता है। बहुत सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका एक सेम फंक्शन होता है। अब न्यूरॉन एक चीज़ तो है नहीं, बहुत सारे हैं, और सभी का जो हर एक यूनिट का जो काम होता है और जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है। काम भी सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है, ठीक है। जैसे फोटो न्यूरॉन है, ठीक है, फोटो रिसेप्टर है, वो किसी न्यूरॉन के पास होंगे, तो उसका जो काम है वो क्या है, हमारे फोटोन्स को डिटेक्ट करके हमारे आँखों को चीज़ों को देखने में मदद करने के लिए काम करता है, ओके। अब देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़ते हैं, ओके। वो जो डायग्राम ऊपर बना हुआ है और भी चीज़ों का, उसको भी हम इसी के हेल्प से समझेंगे, ठीक है। ये न्यूरॉन्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, देखिए डेंड्राइट जो होता है वो एक्वायर इन्फॉर्मेशन। डेंड्राइट जो होते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो टिप है इसको हम रिसेप्टर कहते हैं ना, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे फोटो न्यूरॉन है तो फोटो उनको डिटेक्ट करेगा, फिर वो डिटेक्ट करके माइंड तक सिग्नल जाता है, फिर उसके बाद सिग्नल वापस आता है, फिर वो चीज़ हमें दिखना शुरू हो जाती है। कुछ इस तरह काम होता है। सेल बॉडी क्या करता है, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को तो लेता है, ठीक है, वो डेंड्राइट के थ्रू सेल बॉडी के अंदर आती है, फिर वहाँ से ट्रेवल करती है और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में ट्रेवल करती है, ठीक है, ट्रेवल करती है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन के साथ जाती है, फिर तीसरे, फिर चौथे, ऐसे करते करते हमारे माइंड तक चल जाती है। एक्सोन क्या है, ये तो रहा हमारा सेल बॉडी है ना। अब एक्सोन के बारे में पढ़ते हैं, एक्सोन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एक्सोन जो होता है लॉन्गेस्ट फाइबर होता है ऑन द सेल बॉडी, और इसे हम एक्सोन कहते हैं, और इसका फंक्शन होता है ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। देखिए कैसे होता है, देखिए ये है इसका सेल बॉडी, ओके। यहाँ से इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो एक्सोन से ट्रेवल करती है, फिर नर्व एंडिंग के थ्रू, यहाँ नर्व एंडिंग है ना, यहाँ पे एक दूसरा नर्व सेल का डेंड्राइट होगा, वो दूसरे नर्व सेल के डेंड्राइट के पास जाता है, ऐसे करते करते तीसरे, चौथे, ऐसे करते करते फिर वो कहाँ जाता है, माइंड में, है ना, या उस ऑर्गन के पास जाएगा, जो ऑर्गन उस ऑर्गन के पास जाएगा जो ऑर्गन उस काम को करेगा। जैसे कि अगर मान लो ये जो रिसेप्टर है, ठीक है, ये जो नर्व सेल है इसमें जो रिसेप्टर है वो फोटो रिसेप्टर है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जाएगी वो माइंड के पास जाएगी, माइंड के बाद इन्फॉर्मेशन जो होगी हमारे आइज़ के पास जाएगी, ओके। एक रोबोटिक स्ट्रक्चर है एक्चुअली में देखा जाए, है ना, लेकिन थोड़ा सा मस्कुलर पार्ट्स होते हैं एक ह्यूमन के अंदर। एक ह्यूमन और रोबोट में यही फ़र्क है कि जो हमारी जो भी फंक्शन होता है बॉडी में वो सारे ऑटोमेटिक होता है, लेकिन एक रोबोट में ये चीज़ ऑटोमेट करना पड़ता है, और हमारे में पहले से ऑटोमेटेड है सब कुछ। अब देखिए साइनेप्स क्या होता है, इट इज़ द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ द वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। हेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल। देखिए ये चीज़ जो मैंने बताया आपको, ओके।
फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिट है, यानी आगे ट्रांसमिट करा जाता है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बॉडी जो हमारा केमिकल सिग्नल को डिटेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये डेंड्राइट है, ठीक है, और ये इसका नर्व एंडिंग है। यहाँ पे एक और डेंड्राइट होगा और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा उस गैप को हम साइनेप्स कहते हैं, और इस गैप को साइनेप्स भी कहते हैं, और इसे एक हम न्यूरो मस्कुलर जंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन काफ़ी क्विक होता है, ओके, और ये एक्शन ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे शरीर में कि उसके प्रति हमें जल्दी रिस्पॉन्स करना होता है। देखिए इट इज़ क्विक सडन इमीडिएट रिस्पॉन्स, किस चीज़ का, बॉडी का, किसके प्रति, स्टिमुलस, यानी इन्वायरमेंट में कोई चेंज होता है उसके प्रति एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए कैन जर्क होता है, विड्रॉल ऑफ हैंड होता है ऑन द टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे जो काम होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन का होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लो इन्फॉर्मेशन ट्रेवल होगा, फिर माइंड से आएगा, फिर वापस हमारे उस ऑर्गन के पास आएगा, जो ऑर्गन उस इन्फॉर्मेशन के प्रति कुछ रिएक्शन करेगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है काफ़ी क्विक होता है, ठीक है। अब देखिए रिफ्लेक्स आर्क क्या है। एक पाथवे है जिसके द्वारा जो नर्व इम्पल्स है वो पास करता है ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। यहाँ से हमारा नर्व इम्पल्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, ठीक है। ये एक्चुअली में एक पाथवे होता है। देखिए कैसा पाथवे होता है। देखिए इन्वायरमेंट में कुछ चेंज हुआ, ठीक है, रिसेप्टर ऑर्गन उसको डिटेक्ट करता है, जैसे कुछ स्किन हो गया, हॉट ऑब्जेक्ट है ना, हॉट ऑब्जेक्ट जो होगा वो हॉटनेस कैसे डिटेक्ट करेगा, स्किन के थ्रू, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब जो इन्फॉर्मेशन होता है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू इफेक्टर ऑर्गन में आती है, मस्कुलर में, ठीक है। फिर वो क्या करती है, रिस्पॉन्स करती है, ठीक है। वहाँ पे सिग्नल जाता है मस्कुलर ऑर्गन के पास, डायरेक्ट मस्कुलर ऑर्गन के पास सिग्नल, यानी जो बॉडी पार्ट जो होगी काम करेगी उसके बाद सिग्नल जाता है, फिर वो डायरेक्ट काम करती है, फिर वो हाथ अपने हटा देती है, यानी जो मस्कुलर टिश्यू होती है वो रीअरेंज होती है, वो फिर हाथ हटा देती है वहाँ से, ठीक है। काफ़ी क्विक होता है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, ओके। अब देखिए रिस्पॉन्स जो होता है वो दो तरीके के होते हैं, सॉरी बहुत तरीके होते हैं, 3 तरीके होते हैं, यहाँ पे लिखा है 3 मेन टाइप्स, ओके। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। पहले देखते हैं वॉलेंट्री रिस्पॉन्स कैसा होता है। ये कंट्रोल किसके द्वारा होता है, फोर ब्रेन के थ्रू होता है, जैसे कि बात करना, राइटिंग करना, ये हमारे मर्जी की होती है, हम करें या ना करें, अपने होता है, अपनी श्रद्धा की बात होती है। वॉलेंट्री मतलब यही होता है, अपने मन की है, हम अपने माइंड से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स कुछ ऐसा होता है कि हम अपने माइंड से कंट्रोल नहीं कर सकते, नेवर कंट्रोल थ्रू आवर माइंड एंड हिंड ब्रेन, एग्जांपल मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन द्वारा ये कंट्रोल होती है। जैसे हार्ट बीट है उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। वॉमिटिंग है वो भी रुक नहीं सकती है, ओके। आप अगर बेहोश रहोगे ना तब भी आपको उल्टी आनी ही आनी है, ओके। आप अपने माइंड से कंट्रोल कर ही नहीं सकते। रिस्पिरेशन, आप बेहोश हो जाओगे तब भी आप सांस लेने लग जाओगे। अगर आप मान लो अपने सांस को बंद कर लिया, आपने सांस को बंद कर लिया लेकिन आप बेहोश हो जाओगे ना तब भी आप सांस लेना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वो इनवॉलेंट्री रिएक्शन एक्चुअली में है। और रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो कंट्रोल बाय द स्पाइनल कॉर्ड। देखिए अब जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से ट्रेवल हुआ था, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ट्रेवल हुआ था, फिर वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड ने मैसेज दिया था मस्कुलर ऑर्गन को, फिर मस्कुलर ऑर्गन रीअरेंज होकर उसने रिस्पॉन्स किया, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, ओके, ये एग्जांपल है।
अब देखिए नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, वाई नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, तो नीड क्यों ज़रूरत पड़ी, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा तो हमने ऊपर डिस्कस भी किया था ना। देखिए यहाँ पे सम सिचुएशन कुछ ऐसी होती है जो जैसे टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट, हेयर अ रिस्पॉन्स इज जनरेटेड फ्रॉम अ स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेड ऑफ ब्रेन। ब्रेन का रोल नहीं होता इसमें, स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, हमारे ब्रेन से थोड़े नीचे होती है, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर होते हैं, आई मीन 3 सेक्शन होते हैं, उनके बीच उनसे घिरा होता है वो 3 सेक्शन के थ्रू, ठीक है। वो आप किसी बुक में आपको मिलेगा नहीं डायग्राम, ठीक है। आप चाहो तो नेट के थ्रू चेक कर सकते हो, ठीक है। वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है और 3 सेक्शन में डिवाइड होकर बंद होता है। 3 सेक्शन वाले हिस्से में एकदम पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो वहीं से इंफॉर्मेशन डायरेक्ट हमारे उस ऑर्गन के पास जाता है जो ऑर्गन वहाँ पे रिस्पॉन्स करेगा। अब ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो किस तरह काम करता है वो थोड़ा सा देखते हैं ह्यूमन नर्वस सिस्टम कितने टाइप के होते हैं। देखिए ह्यूमन नर्वस सिस्टम में 2 टाइप होते हैं, एक CNS, एक PNS, ये 3 तरीके के सिस्टम होते हैं। पहला जो है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कौन सा एक्शन होता है, रिफ्लेक्स एक्शन। ब्रेन के थ्रू जो होता है एकदम स्ट्रक्चर एक्शन होता है, यानी जो कंट्रोल्ड होता है एक्चुअली में, और इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री रिएक्शन होता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री रिस्पॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन के थ्रू होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ओके। रिस्पॉन्स के बेसिस पे इनको हमने डिवाइड किया है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो होता है ये हमें पढ़ना भी नहीं है, हमने अभी तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, ओके। ये नर्वस सिस्टम अराइजेस फ्रॉम द ब्रेन से अराइज होता है, और ये जो अराइज होता है ये हमारा होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है वो अलग होता है। इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे डिवाइड किया गया है एक्चुअली में, और कुछ नहीं, ठीक है। जो ब्रेन से अराइज होता है उसे हम कहते हैं कैरेनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और स्पाइनल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू अराइज होता है, ओके। अब बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन की, जो कि हमारे जो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो सब में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इफ़ वी हैव अ नो ब्रेन तो हमारे लिए कोई एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कुछ मायने नहीं रखता, ठीक है। हमारे शरीर में कुछ भी होगा वो अपने आप होगा, ठीक है। एक्चुअली में हम एग्जिस्ट भी नहीं करेंगे क्योंकि हम जिंदा नहीं रह सकते बिना ब्रेन के। कोई भी प्रोसेस हमारे शरीर में ढंग से हो ही नहीं पाएगी और फिर हम डेड हो जाएंगे। एक्चुअली में रिस्पिरेशन भी नहीं हो पाएगी, हम सांस भी नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो भी तो ब्रेन से कंट्रोल होती है। तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है ब्रेन को। अब देखिए ब्रेन क्या है एक्चुअली में। ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटरी सिस्टम, एक्चुअली सेंटर है ऑफ द बॉडी। इट हैज़ द 3 मेजर पार्ट। ब्रेन एक्चुअली में व्हाट कोऑर्डिनेट सेंटर है, जिससे हर एक चीज़, हर एक ऑर्गन कोऑर्डिनेट होता है, यानी हर एक ऑर्गन उसकी बात मानता है, ठीक है। ब्रेन की बात हर एक ऑर्गन मानता है। ब्रेन जो सिग्नल, जो मैसेज देगा किसी भी ऑर्गन को, ठीक है, वो ऑर्गन वही काम करेगा। अगर हमारा हाथ, अगर हमारे ब्रेन को सिग्नल दे रहा है किसी को थप्पड़ मारना है तो वो मारेगा ही मारेगा, वो सिग्नल देते रहेगा और इतना मजबूर कर देगा कि मारेगा। और ब्रेन को कौन कंट्रोल करता है, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उससे कंट्रोल होता है ब्रेन। कुछ लोग कहते हैं ब्रेन कैसे कंट्रोल किया जाता है, अपने इन्वायरमेंट को चेंज करो, आपका ब्रेन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, ओके। चलिए अब चलते हैं इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा ब्रेन के। देखिए फोर ब्रेन क्या होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। स्पेशलाइज्ड क्यों है, क्योंकि इसका जो फंक्शन है स्पेशलाइज्ड है, यानी उसके सिवा और कोई काम नहीं करते ये। देखिए कंसिस्ट ऑफ अ सेरेब्रम, इसमें सेरेब्रम मेनली कंसिस्ट होता है, ठीक है। अभी हम उसका देखेंगे स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलहाल अभी देखते हैं फंक्शन क्या होता है सेरेब्रम का।
फंक्शन क्या होता है, थिंकिंग पार्ट है हमारे ब्रेन का ये, ठीक है। क्या करता है, कंट्रोल करता है वॉलेंटरी एक्शन को। देखिए वॉलेंटरी एक्शन क्या है, आप जो सोचोगे वो आपका कंट्रोल्ड है, आप वही सोचोगे जो आप चाहोगे, है ना, जो आपको मन करेगा वही आप सोचोगे, तो ये है वॉलेंटरी एक्शन। लेकिन और भी काम करता है ये, जैसे स्टोर इन्फॉर्मेशन, ओके। एक मेमोरी है तेरी, और बहुत ही बड़ी मेमोरी है, इतनी बड़ी मेमोरी है कि आजकल कोई किसी भी दुकान में चल जाओ या किसी भी एरिया में चल जाओ, उतनी बड़ी स्टोरेज की मेमोरी आपको मिलेगी भी नहीं। कहा जाता है ट्रिलियन टेराबाइट की स्टोरेज हमारी ब्रेन स्टोर कर सकती है, ट्रिलियन टेराबाइट का डेटा हमारा ब्रेन स्टोर कर सकता है, इतनी ज़्यादा कैपेसिटी है हमारे ब्रेन की, ओके। और फिर भी हम कहते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और इस चीज़ को एक्सेस करना, मान लो इस चीज़ को आपको यूज़ करना है, आपको इतना डेटा एनालाइज करना है, तो आप इस चीज़ को एक्सेस कैसे कर सकते हो, माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप आसपास के एनवायरनमेंट को बदलना पड़ेगा, है ना। आप लाइफ में देखिए, आप किसी दिन सोचिए माइंड में आपने कितनी चीज़ों को देखा होगा, कितनी चीज़ों को, है ना, लेकिन माइंड उसमें से कुछ भी याद नहीं रखता, क्योंकि कुछ चीज़ ऐसी होती है जो चीज़ हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं होती। बहुत कम चीज़ें होती है ऐसी जो हमारे परमानेंट मेमोरी में स्टोर होगी। अगर हम 100% चीज़ें देखते हैं ना, उसमें से 10% चीज़ें ऐसी होती होगी जो हमारे एकदम उस ब्रेन में स्टोर होती होगी, जो एकदम परमानेंट मेमोरी है। उसमें जो चीज़ स्टोर हो जाएगी कम से कम 10 साल 20 साल तक याद रहती है, ओके। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो 90% ऐसी चीज़ होती है जो हम 2 मिनट में भूल जाते हैं, या 1-2 घंटे में आराम से भूल जाते हैं, ओके। वो टेम्पोररी मेमोरी में स्टोर होती है। अब देखिए, ये रिसीव सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करता है कहाँ से, वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से, जिससे कि वो फिर बॉडी को फिर दोबारा सिग्नल देता है कि क्या काम करना है, ठीक है। इंटीग्रेट करता है उस सिग्नल को, फिर इंटीग्रेट करके दोबारा इम्पल्स देता है। सेंटर एसोसिएटेड विद हंगर, जैसे भूख लगना है आपको, तो वो भी हमारे फोर ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होता है, ओके। तो माइंड काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी गैस्ट्रिक जूस है ना, पैनक्रियाज में जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं, ठीक है, ये जो भी जूसेस, जो भी हार्मोन्स हो गए, जो भी केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, वो सारे ब्रेन से ही कंट्रोल होते हैं, ब्रेन से ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, है ना। ब्रेन ऑर्डर देगा, फिर वो ऑर्गन्स उस ऑर्डर को मानेगी, है ना। कोऑर्डिनेशन होगा, है ना। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कंट्रोल होगा वहाँ पे, फिर कंट्रोल भी होगा लेकिन कोऑर्डिनेट मैनर में होगा, ठीक है। एकदम पूरा हिटलर वाला कंट्रोल नहीं होगा। जो चीज़ एकदम प्यार से, जो चीज़ बताया जाता है एकदम आराम से, कि एक बार ब्रेन ने कहा तो मान गया, है ना, तो उसको कहते हैं कंट्रोल इन कोऑर्डिनेटेड मैनर, ठीक है। देखिए मिड ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंटरी एक्शन को। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, जैसे प्यूपिल का साइज़ बड़ा होना है, छोटा होना है, ये आप रोक नहीं सकते, ये ऑटोमेटिकली होना ही है, ओके। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हैंड, रिफ्लेक्स मूवमेंट मतलब जैसे कि मान लो आप साइकिल चला रहे हो, है ना, कभी कभी साइकिल चलते आप गिर रहे हो, तो आपने डायरेक्ट आपका थोड़ा सा इनवॉलेंटरी आपका हैंड इधर हो गया, उधर हो गया, अब बचने के लिए ना, कि आप गिरे ना। जैसे आप गेम खेल रहे हो तो आपको ब्रेन से इतना सिग्नल नहीं आएगा, इनवॉलेंटरीली आपका हैंड इधर उधर होता रहेगा, ठीक है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हैंड जो होता है वो हमारे नेक और ट्रंक से कनेक्टेड होता है। ट्रंक क्या होता है, हमारे जो बॉडी के नीचे का पूरा जो हिस्सा है, ठीक है, हाथ छोड़ के, पैर और हाथ जो होते हैं हमारे, उसको छोड़ के जो हिस्सा जो बच जाता है उसे ट्रंक कहता है। उसमें गर्दन भी नहीं आता, नेक भी नहीं आता, ओके। अब देखिए हिंड ब्रेन में क्या होता है, इट हैज़ 3 पार्ट्स। तो पहला पार्ट इसमें क्या होता है, देखिए ब्रेन है उसका 3 पार्ट है, हिंड ब्रेन है उसका भी 3 पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट कौन सा है, पहला पार्ट है सेरेबेलम, ओके। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है पोस्चर, यानी किस तरह आप खड़े हो रहे हो,
ठीक है, ये आपके कहाँ से कंट्रोल होगा, ब्रेन से। बैलेंस है ना, कुछ होता है ना, जैसे हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम नहीं करता, हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं तो हम अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते। अप्रिशिएशन ऑफ वॉलेंट्री एक्शन, यानी हमारे वॉलेंट्री एक्शन, मान लो हम राइटिंग कर रहे हैं तो हम कितना अच्छे से लिख पा रहे हैं वो भी हमारे हेड ब्रेन से कंट्रोल होता है। ठीक है, पिकिंग अ पेन, हम पेन को ढंग से नहीं पकड़ पाते हैं, बच्चे जो होते हैं पहली बार जब पेन पकड़ते हैं नहीं पकड़ पाते हैं, चौक से लिखते हैं तो चौक नहीं पकड़ पाते, फिर उसका चौक ढंग से पकड़ लेते हैं तो पेंसिल नहीं पकड़ पाते। तो धीरे धीरे जो ब्रेन होता है उसको डिटेक्ट करता है उस एक्शन को, फिर वो एक्शन में वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना। तो ये जो कंट्रोल होता है वो इनवॉलेंट्री एक्शन का वो हेड ब्रेन के थ्रू होता है। यानी सीखने का जो काम होता है ना, किसी भी काम को लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, ये सब जो सीखने का काम होता है वो हेड ब्रेन के थ्रू होता है। एक दूसरा पार्ट भी है इसका हेड ब्रेन का, मेडुला। मेडुला क्या करता है, कंट्रोल करता है इनवॉलेंट्री एक्शन को। किस तरीके की इनवॉलेंट्री रिएक्शन होगी, जैसे ये तीनों पार्ट है ना, ये तीनों पार्ट जैसे सेरेबेलम हो गया, मेडुला हो गया, पोन्स हो गया, ये तीनों चीज़ें ना अलग अलग तरीके की इनवॉलेंट्री रिएक्शन को कंट्रोल करती है। ये वॉलेंट्री को करती है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को करती है। जैसे कि ब्लड प्रेशर है, ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपके बॉडी ऑर्गन्स के थ्रू जो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं उसके थ्रू उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज जो केमिकल रिलीज़ करता है ना, इंसुलिन, उस इंसुलिन केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो केमिकल कितना रिलीज़ होता है। ज़्यादा रिलीज़ होगा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, कम रिलीज़ होगा ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। स्लाइवेशन यानी मुंह में स्लाइवा आना, ये भी चीज़ जो होता है वो हमारा मेडुला के थ्रू कंट्रोल होता है। मेडुला कहाँ है, हेड ब्रेन में। वोमिटिंग, उल्टी आना ब्रेन के थ्रू होता है। पोन्स, ये जो होता है हमारे हेड ब्रेन में ही होता है। ठीक है, ये इनवॉलेंट्री एक्शन को ही कंट्रोल करता है। रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन, यानी हमें सांस किस तरह लेना है उसको रेगुलेट करता है। रेगुलेट मतलब कंट्रोल करता है, हम ज़्यादा सांस लेंगे, कम सांस लेंगे, किस वक्त हमें ज़्यादा सांस लेना है, किस वक्त हमें कम सांस लेना है। ठीक है, सोते वक्त हम ज़्यादा सांस लेते हैं क्योंकि हम ज़्यादा थके होते हैं। हम ज़्यादा सांस क्यों लेते हैं, कैसे ले पाते हैं, कहाँ से ऑर्डर मिलता है, सब कुछ होता है फोन्स के द्वारा। ओके, यहाँ पे देखिए सारे पार्ट्स को यहाँ पे दिखाए रखा है। ये रहा हमारा फोर ब्रेन, ये हमारा सेरेब्रम, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, ये रहा हमारा मिड ब्रेन। ओके, ये रहा हमारा हेड ब्रेन। ठीक है, हेड ब्रेन के हमारे 2-3 पार्ट है, सेरेब्रम, मेडुला, पोन्स। ओके, स्पाइनल कोड हमारा ये रहा, ये आगे जाके 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है, फिर उस 3 सेक्शन में ये कवर्ड होता है। ओके, अब चलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, पहले देखते हैं ब्रेन किस तरह प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, देखिए फ्रेंड्स, ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय fluid filled balloon which act as a shock absorber and is enclosed in a cranium, जिसे हम कहते हैं क्रैनियम कहते हैं इसको, और इसे हम स्कल कहते हैं नॉर्मल भाषा में, और ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं जो ज़्यादा नॉर्मल भाषा हो गया। स्पाइनल कोड जो होता है ना, वो स्पाइनल कोड इनक्लोज होता है वर्टिब्रल कॉलम में। ये तीन सेक्शन में होता है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, वर्टिब्रल, ठीक है, 3 सेक्शन होते हैं, उन 3 सेक्शन में ये डिवाइड होकर स्टोर रहता है, इनक्लोज रहता है। ओके, देखिए कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यूज। देखिए नर्वस सिस्टम एक्चुअली क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन मस्कुलर टिश्यू को मिलता है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मस्कुलर टिश्यू काम करता है। दोनों का काम अलग है, लेकिन दोनों क्या है, कोऑर्डिनेशन मैनर में काम करना पड़ेगा। अगर वो कंट्रोल मैनर में काम करेंगे तो क्या होगा कि मस्कुलर टिश्यू, नर्वस सिस्टम इन्फॉर्मेशन देगा लेकिन मस्कुलर टिश्यू काम नहीं करेगा। ठीक है, मन की बात होगी वो फिर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन कोऑर्डिनेटेड मैनर में होना चाहिए। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन एक्चुअली में क्या है, एक तरीके का कंट्रोल ही है, लेकिन वो एक सही मैनर में है, ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता है ना। जैसे देखिए इसमें होता क्या है, जैसे सेंस ऑर्गन है, सेंस ऑर्गन ने कुछ इन्फॉर्मेशन सेंस किया, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र किया गया, इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड और प्रोसीड, ठीक है, डिसीजन मेड किया गया, ठीक है। ये कहाँ से होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन के थ्रू या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है, दोनों में से किसी के भी थ्रू हो सकता है, डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में चेंज किस तरीके का, अगर हॉटनेस है यानी कोई हॉट ऑब्जेक्ट छुआ है किसी हमारे बॉडी पार्ट में, तो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का रोल होगा। या मान लो कोई लिखने उखने का पढ़ने होने का काम है, तो वो जो काम है अगर इन्वायरमेंट में उस तरह के काम चेंजेस हो रहे हैं तो उसके लिए ब्रेन हमारा काम करेगा, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा, जनरेट करेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर वो हमारे मोटर नर्व में जाएगा। मोटर नर्व क्या होता है, वो नर्व जहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज़ में जो नर्व होता है उसको हमें मोटर नर्व कहते हैं। वो क्या करते हैं, रीअरेंजमेंट होता है उनका मस्कुलर प्रोटीन्स का, ठीक है। हमारे जो मसल्स होते हैं वो प्रोटीन से बनते हैं, प्रोटीन से एक तरीके के सेल्स होते हैं, ठीक है, सब्सटेंसेस होते हैं, कह सकते हो आप, सब्सटेंस होते हैं जो हमारे मसल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब ये करते हैं मस्कुलर टिश्यू जब ये अरेंजमेंट होता है तो शॉर्ट एंड ऑफ मसल, जिससे क्या होता है, हम इससे लंबा चौड़ा जो भी हमारा हाथ हटाना है हॉट ऑब्जेक्ट से, तो हम अपने मसल्स को एकदम छोटा करेंगे यानी हाथ हटाएंगे वहाँ से, ये एक रिस्पॉन्स हो गया। और ये सब होता है कैसे, इन्वायरमेंट में चेंज होने की वजह से ये सब होता है, ठीक है। ये जो भी प्रोसेस स्टार्ट होता है ये सिर्फ होता है इन्वायरमेंट में कोई चेंज, उसके प्रति जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, मान लो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कार्य करता है उसको स्टिमुलस कहते हैं, ओके। और स्टिमुलस रिएक्शन की वजह से ही होता है ये सब चीज़। अब देखिए लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, वो क्या है। देखा जाए तो सबसे पहले ये तो काफ़ी स्लो होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीच ओनली टू दोज सेल्स डेट आर कनेक्टेड थ्रू नर्वस टिश्यूज़। नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू जो चीज़ कनेक्टेड है वहीं पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जा पाएगा, क्योंकि नर्वस टिश्यूज़ क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक नर्वस टिश्यूज़ के थ्रू, यानी नर्वस टिश्यूज़ तो बहुत सारे होते हैं, एक टिश्यूज़ यानी नर्वस सेल जो होते हैं एक टिश्यू के अंदर बहुत सारे होते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो केमिकल इम्पल्स में ट्रांसफर हो जाता है, ओके। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, जब ये सब जनरेशन सब कुछ हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो जो सेल होता है, ठीक है, कौन सा सेल, नर्वस सेल, वो टेक सम टाइम टू वेस्ट एंड इट्स मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है, हर एक जैसे इन्फॉर्मेशन जो होता है एक नर्व सेल के पास जाता है फिर अगले नर्व सेल के पास जाता है, तो बीच में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले तो होता ही है। सो सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स, यानी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होता, ओके। प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम। प्लांट क्या यूज़ करती है, नर्वस सिस्टम के बजाय केमिकल कम्युनिकेशन यूज़ करती है, ओके। जैसे होता है ना कि ह्यूमंस जो होते हैं वो बहुत जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाते, ओके, सीख तो जाता है लेकिन वहाँ पे टाइम तो लगता ही है थोड़ा बहुत। देखिए, टू ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन प्लांट्स यूज़ केमिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। हमारे में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यूज़ होता है, वहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन में ट्रांसमिट भी होता है, ट्रांसफॉर्म भी होता है, ओके। लेकिन यहाँ पे केमिकल कम्युनिकेशन डायरेक्ट यूज़ होता है। अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स किस तरह होता है। हमने देखा इससे पहले वाले टॉपिक में कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब देखिए मूवमेंट्स इन प्लांट किस तरह होता है। दो तरीके की मूवमेंट होता है, ये हमारा सब टॉपिक है एक
इसके बाद एक और सब टॉपिक आएगा, देखिए इंडिपेंडेंट मूवमेंट, इंडिपेंडेंट ग्रोथ और एक डिपेंडेंट ग्रोथ दूसरा होगा। ओके, चलिए देखते हैं कि इंडिपेंडेंट ग्रोथ क्या होता है। यानी इसमें नाम से ही पता लग रहा है इंडिपेंडेंट, यानी इसमें डिपेंड नहीं होता कोई चीज़। इसकी जो ग्रोथ होगी वो डिपेंड नहीं होगी किसी एक्सटर्नल चीज़ पे, है ना। जैसे कि देखिए इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस मतलब कोई भी इन्वायरमेंट में चेंज होता है उसके प्रति जो रिस्पॉन्स होता है काफ़ी इमीडिएट होता है। प्लांट्स यूज़ इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल मीन्स टू कन्वे इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और केमिकल यानी इलेक्ट्रिकल चीज़ को केमिकल में ट्रांसफ़र करती है और उसके थ्रू ट्रांसमिशन होता है इन्फॉर्मेशन का। फॉर मूवमेंट टू हैपन सेल चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन दैम। तो सेल्स के अंदर जो अमाउंट ऑफ वाटर है उसको थोड़ा सा कम ज़्यादा करती है। जैसे ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा तो वो जो पौधे होंगे वो थोड़ा खिल जाएंगे, मतलब वो एक तरीके से उनकी हैप्पीनेस दिखा रही है, ओके। और जब उसमें अमाउंट ऑफ वाटर थोड़ा कम हो जाता है तो वो थोड़ा सा मुरझा जाते हैं, तो उससे उसका होता है सैडनेस या वो थोड़ा सा तकलीफ में, ठीक है। हमें पता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो अपनी फीलिंग्स को दर्शाते हैं ना, तो प्लांट्स अपनी फीलिंग्स को कुछ इस तरह दर्शाते हैं, ठीक है। खिल जाना, खुश हो जाना, एक तरीके से मुरझा जाना, दुखी हो जाना। प्लांट्स का हेल्थ जब अच्छा नहीं होता, प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं ना, तो वो मुरझाए रहते हैं बेसिकली, यानी कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है प्लांट्स में, ओके। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग और स्विंकिंग ऑफ सेल, इस तरह अपने फीलिंग्स को दिखाते हैं, इस तरह अपनी इमोशंस को दिखाते हैं, ओके। जैसे कि देखिए ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट एंड टचिंग इट। जब हम एक प्लांट है जिसका डायग्राम आपको नीचे दिया हुआ है, ये डायग्राम है प्लांट का, ये एक प्लांट है, इसका नाम है टच मी नॉट, और ये आपको मिल भी जाएंगे इधर, ठीक है, हमारे आसपास दिल्ली में बहुत सारे हैं। तो इसको जब हम टच करते हैं ना तो ये कुछ इस तरह हो जाते हैं, फिर इनका शेप देखिए एकदम श्रिंक हो गया ना। तो ये क्या होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर थोड़ा सा कम कर लेते हैं, जिससे एक रिस्पॉन्स हो जाता है कि डर जाते हैं एक्चुअली में, और कुछ नहीं, कि इनको कोई तोड़ ना ले। अब देखिए डिपेंडेंट मूवमेंट कौन से होते हैं इसमें। डिपेंडेंट यानी इनका जो ग्रोथ होता है वो डिपेंड होगा कुछ एक्सटर्नल फैक्टर में। देखिए दिस मूवमेंट आर ट्रॉपिकल मूवमेंट और डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। देखिए डेंड्राइट जो होते हैं ये प्लांट का एक पार्ट होता है, ठीक है। द पार्ट ऑफ द डेंड्राइट अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट ग्रो मोर रैपिडली एज कम्पेयर टू द पार्ट नियर द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या होता है इससे, दिस कॉज द सर्कुलेटिंग ऑफ द डेंड्रिल्स अराउंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि प्लांट का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो काफ़ी स्लो ग्रो करता है, ठीक है, और प्लांट का एक ऐसा पार्ट होता है जो काफ़ी फास्ट ग्रो करता है। जैसे स्टेम होता है प्लांट का, वो काफ़ी फास्ट ग्रो करता है, ठीक है, लेकिन उसके पत्ते काफ़ी धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और कुछ ऐसे उसके वो होते हैं घूमे घूमे से जो हिस्से होते हैं, जैसे आपने गांव में देखा होगा, ठीक है। जो पेड़ पे जो यानी जो लौकी के पेड़ होते हैं वो जो होते हैं लक्कड़ उक्कड़ अगर आप रख दोगे उसके ऊपर, उसके नीचे से, तो उसी के ऊपर चढ़ते जाएंगे, ठीक है। और आपने प्लांट्स में ही देखा होगा कुछ ऐसे उनके पार्ट्स होते हैं जो राउंड राउंड होते हैं, राउंड शेप में होते हैं, ठीक है। वो अपने आसपास ही अपने तने को ही एकदम लपेट जाते हैं उससे, क्योंकि तना तो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करता है और वो धीरे धीरे ग्रो करता है, इसीलिए उसमें लिपट जाता है एक तरीके से, ठीक है। सर्कुलेट हो जाता है, यहाँ पे लिखा है ना सर्कुलेटिंग ऑफ टेंड्रिल अराउंड द ऑब्जेक्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे फोटोट्रोपिज्म क्या होता है, ये भी एक तरीके का मूवमेंट होता है प्लांट में। जियोट्रोपिज्म, फोटोट्रोपिज्म, केमोट्रोपिज्म, ये सब मूवमेंट होता है जो सनलाइट के थ्रू
अल्टर होता है ना। देखिए मूवमेंट टुवार्ड द लाइट, यानी लाइट के तरफ जो मूवमेंट होता है वो फोटोट्रोपिज्म। जैसे पत्तियों में, जैसे पौधा होता है ना, उसके पत्तियाँ जो होती है लाइट की तरफ होती है ना। जियोट्रोपिज्म जो होता है, जैसे रूट हो गई, रूट होता है ना, वो जो होता है वो अर्थ की तरफ होता है। ओके, उसकी जो मूवमेंट होती है वो अर्थ की तरफ होती है। ठीक है, एक पेड़ होता है जो उसकी जो जड़ होती है वो पूरे ज़मीन पे, पूरी मिट्टी को जकड़े रहती है। अब वो मिट्टी के अंदर ही जाते रहती है, वो ऊपर कभी नहीं जाएगी। और जो उसका पेड़ का ऊपर वाला भाग होता है, ठीक है, पत्तियों वाला जो भाग होता है, टहनी वाला भाग, वो ऊपर की ऊपर जाती है, नीचे कभी नहीं आती वो। ठीक है, कुछ पेड़ों में आती है, कुछ पेड़ की ऐसी प्रजाति होती है जो ऐसे नहीं होती है ना, बहुत कम होती है ऐसे। तो ये डिपेंड करती है ग्रेविटी पे। एक्चुअली में ग्रेविटी का चक्कर है सब उसमें, है ना। ग्रेविटी की वजह से वो जो रूट होता है वो नीचे की तरफ ग्रो करते हैं, और जो उसका शूट होता है, यानी जो पत्तियों वाला भाग होता है, तने वाला भाग होता है, जो ऊपर की ओर ग्रो करता है। केमोट्रोपिज्म जो होता है वो केमिकली कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं प्लांट के अंदर, है ना। उस हार्मोन्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है उनकी ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। ओव्यूल जो होता है वो पोलन ट्यूब के एकदम नीचे होता है, नीचे सेटल होता है, और जो पोलन ट्यूब होता है वो नीचे की ओर ही ग्रो करता है। ठीक है, ये अब चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे किस तरह ग्रो करता है वो। ठीक है, अभी फ़िलहाल याद रखिए पोलन ट्यूब जो होता है वो ओव्यूल की तरफ ग्रो करता है। अब वो क्यों करता है, वो एक केमिकल की वजह से ग्रो करता है। ओके, एक केमिकल सीक्रेट होता है प्लांट के अंदर, जिसकी वजह से वो ग्रोथ जो होती है वो ओव्यूल की तरफ होती है। ओके, अब देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है। ये भी एक तरीके की मूवमेंट होती है प्लांट्स में। कैसे होती है, देखिए मूवमेंट टुवर्ड वाटर, यानी जहाँ पे पानी होगा वहीं पे मूवमेंट होगा। देखिए आपने देखा होगा कि जहाँ पे पानी होता है वहीं पे घास और ज़्यादा उसके आसपास जमे होते हैं। ठीक है, ठीक है, बुशेस जो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा जो झाड़ियाँ जो होती है वो तालाब के आसपास ही होती है। तो वो एक तरीके से हाइड्रोट्रोपिज्म है, यानी जहाँ पे पानी कंसंट्रेशन होती है ना, उधर ज़्यादातर प्लांट्स ज़्यादातर ग्रो करते हैं अच्छे से। ओके, अब देखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स। एक्चुअली में ये एंडोक्राइन सिस्टम स्टार्ट हो गया, जैसे हमने जो सेकंड टॉपिक में देखा था ना, कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। ठीक है, फिर हमने पहला देखा था नर्वस सिस्टम, फिर हमने एंडोक्राइन सिस्टम देखा। एंडोक्राइन सिस्टम हमने कहा था कि देखेंगे आगे तीसरे चौथे टॉपिक में। ओके, तो वही एंडोक्राइन सिस्टम को ही हम कहते हैं प्लांट एंड एनिमल हार्मोन सिस्टम। ओके, इसी के अंदर हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। ओके, और फिर इसके बाद हम एंडोक्राइन सिस्टम में एक्चुअली क्या है कि हार्मोन्स को हम डिस्कस करते हैं, है ना। अभी हम पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, कैसे हार्मोन्स होते हैं उनके, और फिर हम प्लांट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्लांट से स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए प्लांट हार्मोन्स। ओके, और ये एक्चुअली में है क्या, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं किस चीज़ को, ग्रोथ को, डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट किस तरीके का, कि वो कब ग्रोथ होगा, कब वो उसका फूल आएगा, ठीक है, कब वो फूल फल बनेगा। जैसे आपने पेड़, आम का पेड़ देखा होगा, वहाँ पे पहले फूल आते हैं मेरे ख्याल से, है ना, फिर वो फूल बाद में फल बनता है। ओके, और रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, किस तरह वो रिस्पॉन्स करेगा इन्वायरमेंट के प्रति। वो सभी चीज़ें जो होती है वो एक केमिकल कंपाउंड या केमिकल सब्सटेंस के थ्रू, जिसको हम हार्मोन कहते हैं, ठीक है, उसके थ्रू कंट्रोल होती है सभी चीज़ें। ठीक है, कंट्रोल होती है लेकिन कोऑर्डिनेट मैनर में होती है। ठीक है, अब देखिए मेन प्लांट हार्मोन्स इसमें कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद फिर एनिमल हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा। देखिए मेन प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं। ऑक्सीन हो गया। ऑक्सीन क्या करता है, देखिए ये क्या करता है, सिंथेसाइज्ड एट शूट, यानी टिप्स पे वो होता है, टिप्स पे क्रिएट होता है ना। और ये क्या करता है, हेल्प सेल्स टू ग्रो लॉन्गर। ठीक है, सेल्स मतलब यानी जो उनकी पत्तियाँ जो होती है, टहनियाँ होती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करते हैं ये केमिकल बोले तो हार्मोन। ओके, और इन्वॉल्व इन फोटोट्रोपिज्म।
फोटोट्रोपिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, क्योंकि ये शूट की तरफ क्रिएट होता है। तो शूट की तरफ जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है, लाइट की तरफ होती है, फोटोट्रोपिज्म। ओके, अब देखिए गिबरेलिन क्या होता है। गिबरेलिन भी एक प्लांट हार्मोन है। ये हमें हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ द स्टेम। स्टेम क्या होता है, जो तने होते हैं उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। देखिए साइटोकिन्स क्या करती है, प्रमोट करती है सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न मतलब जैसे कि जो टहनियाँ है वो टहनियाँ 1 से 2 होती है, 2 से 3 होती है, शुरुआत में 1 रहती है ना। अब वो कैसे होता है सेल डिवीज़न, जब 1 सेल 2 सेल 3 सेल ऐसे करते करते प्लांट ग्रो होता है ना। और ये सेल डिवीज़न नहीं होगा तो प्लांट ग्रो नहीं होगी, है ना, प्लांट ज़्यादा घना नहीं होगा, ठीक है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है फ्रूट्स में, सीड्स में, ठीक है, बीज में। ओके, आप देखते हो कि एक बीज जो होता है ना, जैसे अमरूद में होता है, अमरूद का जो फल होता है, अमरूद होता है, उसमें कितने सारे बीज होते हैं। वो बीज कैसे होता है, एक बीज से बहुत सारे बीज बनते हैं, वो सेल डिवीज़न होता है, ठीक है। जैसे एक फ्रूट है पेड़ में, है ना, एक फ्रूट है, 1 से 2 होता है, 2 से 3 होता है, 3 से 4 होता है। ये कैसे होता है, सेल डिवीज़न की वजह से। और सेल डिवीज़न किसकी वजह से होता है, ओके। सेल डिवीज़न जो होता है उसकी वजह से फ्रूट्स बहुत सारे जनरेट होती है, ओके। एब्सिसिक एसिड क्या होता है, एब्सिसिक एसिड का काम क्या होता है ये भी देखिए। ये ग्रोथ को इनहिबिट करता है, ठीक है, और कोज करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स को, यानी जो पत्तियाँ जो मुरझा जाती है प्लांट्स की, वो क्यों मुरझा जाती है, एब्सिसिक एसिड की वजह से, ठीक है। स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं इसको, यानी कोई चीज़ मुरझा जाती है तो उसको क्या कहते हैं कि वो स्ट्रेस में, वो दुखी है ना। इससे हमें पता चलता है स्ट्रेस हार्मोन, ये ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है तो प्लांट्स ज़्यादा दुखी होते हैं, तब ये ज़्यादा रिलीज़ होती है। अब देखिए हार्मोन्स इन एनिमल्स, हार्मोन्स कहते हैं, ओके। देखिए फ्रेंड्स, हार्मोन्स इन एनिमल्स किस तरह काम करता है। बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं एनिमल्स में, बहुत ज़्यादा, फिर भी हम कुछ पढ़ेंगे गिने चुने। देखिए हार्मोन्स इन एनिमल्स, एक्चुअली में एनिमल्स में हार्मोन क्या है, एक्चुअली ज़्यादा कुछ नहीं, जो प्लांट्स में हमने पढ़ा था ना, केमिकल सब्सटेंस, नथिंग एल्स, ओके। करती क्या है, जो प्लांट्स में करती थी, कोऑर्डिनेट करती थी किस चीज़ को, उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जो उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है। अब ज़्यादा बंदा कोई लंबा हो जाए, कोई छोटा हो जाए, वो क्या है ना, वो हार्मोन्स की वजह से होता है। अब देखिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है ना, वो एनिमल्स में बहुत तरीके के हार्मोन्स सीक्रेट करती है, बहुत तरीके की ग्लैंड्स जो होती है, उन सारी ग्लैंड्स के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। जो भी ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करती है उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओके। द ग्लैंड्स, ओके, सीक्रेट देयर प्रोडक्ट विच वी कॉल्ड हार्मोन इनटू द ब्लड, ओके। ब्लड में हार्मोन सीक्रेट करते हैं और उनको हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिर्फ हार्मोन ही सीक्रेट नहीं करते, बहुत तरीके की सब्सटेंस भी सीक्रेट करती है, एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ओके। लेकिन जो ग्लैंड्स हार्मोन सीक्रेट करते हैं उनको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, ओके। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाया मैंने आपको। अब देखिए यहाँ पे बहुत तरीके के हार्मोन्स हैं, ठीक है, मैं 2-3 ही बताऊँगा, आप बाकी समझ सकते हैं यहाँ से। देखिए थायरोक्सिन एक हार्मोन है, कहाँ से सीक्रेट होता है, थायरॉयड ग्लैंड से, ओके। लोकेशन कहाँ है यहाँ पे, कहाँ पे ये थायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो कहाँ पे होता है, हमारे गले में, या गले मतलब थ्रोट में। क्या काम होता है इसका, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। अब देखिए थायरोक्सिन जो होता है वो थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन सीक्रेट करता है, ओके। अब वो हार्मोन सीक्रेट कैसे हो पाता है उस ग्लैंड की वजह से,
इंसुलिन नामक एक केमिकल होता है, ठीक है, जो पैनक्रियाज के द्वारा सिक्रेट किया जाता है। देखिए पैनक्रियाज एक ग्लैंड है जो एक हार्मोन सिक्रेट करता है इंसुलिन, और ये हार्मोन जो है अल्टर करता है थायरोक्सिन हार्मोन को सिक्रेट करने के लिए। इन थायराइड ग्लैंड के द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो तभी सिक्रेट हो पाएगा जब इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट होगा। तो ये हो गया एक कोऑर्डिनेशन, कि ऐसा तो नहीं है कि पैनक्रियाज ने मना कर दिया कि मैं सिक्रेट नहीं होऊंगा फिर इसका काम ख़राब हो जाएगा। कोऑर्डिनेट मैनर में होता है और एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है कि इतने टाइम पे तो करना ही है, अगर ये एक्टिविटी हो रही है बॉडी में तो ये कार्यक्रम करना ही है। और बिलो स्टमक के थोड़ा सा नीचे ही होता है ये, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आप आराम से इसको देख सकते हैं पैनक्रियाज कहाँ पे लोकेटेड होता है। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को, ओके। और इस चीज़ को जो मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ हम आगे भी देखेंगे। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, ये भी एक हार्मोन है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा हमारा सिक्रेट होता है, ठीक है। ये हमारे मिड ब्रेन में होता है। एड्रेनली जो होते हैं एक हार्मोन है, और एड्रिनल जो है एक ग्लैंड है, ये अब वो बहुत किडनी के ऊपर होता है ये, और ये रेगुलेट करता है किस चीज़ में, इंक्रीजिंग ऑफ ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म क्या है एक्चुअली में, वो सारी एक्टिविटीज़ जिसके दौरान हमें शरीर में एनर्जी रिलीज़ होती है, प्रोड्यूस होती है, उन सारी एक्टिविटीज़ को हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं। और ड्यूरिंग दिस एमरजेंसी क्या सिक्रेट होता है, एड्रेनलिन, ओके। ये एड्रेनलिन सिक्रेट होती है, फिर ये क्या करती है, इन चीज़ों का रेगुलेशन करती है, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म, इन सबको रेगुलेट करती है। कुछ और भी हार्मोन्स है जो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, ठीक है, और यहाँ पे इसके यहाँ पे लोकेशन दी हुई है, यहाँ पे ग्लैंड दे रखा है, और यहाँ पे हार्मोन दे रखा है, ठीक है। सिंपल ये एक टेबल है जो आपको याद रखना होता है, क्योंकि 1-2 नंबर में इसका आंसर आ जाता है। और यहाँ पे आप इसको सारे हार्मोन्स देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर समझना चाहो तो सारे हार्मोन्स यहाँ से समझ सकते हैं, कहाँ पे हर एक हार्मोन कहाँ पे हर एक ग्लैंड एग्जिस्ट करता है, लोकेटेड रहता है, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कि आयोडीन जो सॉल्ट होता है उसका क्या रोल होता है, ओके। देखिए आयोडीन सॉल्ट नेसेसरी होता है, क्यों नेसेसरी होता है, ओके। कहता है ना आपके सॉल्ट में आयोडीन है कि नहीं है, और क्यों इतना ज़रूरी होता है। देखिए मिनरल्स इज़ एसेंशियल पार्ट ऑफ द थायरोक्सिन हार्मोन, किस लिए, क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो सिक्रेट कर पाए थायरोक्सिन हार्मोन को। और ये थायरोक्सिन हार्मोन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको सिक्रेट होना ही ज़रूरी क्यों है। देखिए थायरोक्सिन जो है रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मतलब फैट, प्रोटीन, इन सब से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना, वो एनर्जी रिलीज़ होने वाली जो भी एक्टिविटी है वो थायरोक्सिन हार्मोन द्वारा रेगुलेट होती है। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रेट होती है। और थायराइड ग्लैंड ये हार्मोन सिक्रेट कब करता है, जब इंसुलिन इसको मिलता है, आयोडीन के कुछ मिनरल्स होते हैं, वो जब इसको मिलते हैं तब ये सिक्रेट करती है, ओके। तो वी मस्ट कंज्यूम आयोडाइज्ड सॉल्ट विच इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शन ऑफ व्हाट, थायराइड ग्लैंड, ओके। थायराइड ग्लैंड ठीक से अपना थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट कर पाए, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए हमें आयोडीन सॉल्ट कंज्यूम करना ज़रूरी है। मैंने बीच में इंसुलिन का काफ़ी ज़्यादा नाम लिया था कि इंसुलिन अल्टर करता है थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेट होने का, वो थोड़ा सा गलत हो गया था, ओके। इट्स डिफिशिएंसी, अगर ये शरीर में कमी हो जाए तो इसकी वजह से एक हमें बीमारी होती है, इसे हमें गोइटर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसमें होता है हमारी जो गला होता है ना वो सूज जाता है, और वो इसीलिए सूज जाता है क्योंकि आयोडीन की कमी हो जाती है, फिर थायरोक्सिन हार्मोन ये सब सिक्रेट नहीं होता, फिर शरीर में एनर्जी की थोड़ी कमी हो जाती है, ठीक है। देखिए डायबिटीज़ जो होता है
डायबिटीज़ भी एक बीमारी है। कुछ बीमारी ऐसी होती है ना, जो हमारे शरीर में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, उसी की वजह से क्रिएट होती है। और 99% बीमारी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि हमारे शरीर में कुछ कमी की वजह से क्रिएट होती है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट तो इतना इफेक्ट नहीं करती। ओके, तो देखिए भाई, डायबिटीज़ हमें क्यों होता है, ठीक है, और डायबिटीज़ एक्चुअली में है क्या, ये समझिए, है ना। इसमें क्या होता है कि ब्लड शुगर लेवल जो होता है ना, वो इंक्रीज़ करता है, यानी, और इसका कारण क्या है, ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन्स। ओके, यानी पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट किया जाता है, वो अगर कम अमाउंट में सिक्रेट हो रहा है ना, उसकी वजह से ये हमें प्रॉब्लम होती है। और ये सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। अब ये पैनक्रियाज के द्वारा जो इंसुलिन सिक्रेट होता है ना, वो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। अब उसमें फंक्शन में और एंडोक्राइन ग्लैंड के टेबल में देख सकते हो आप, है ना, उसमें लिखा हुआ है इसका। इट कैन बी ट्रीटेड विद इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, जो हमें एक्सटर्नली इंसुलिन देना पड़ेगा, जिससे इंसुलिन की क्वांटिटी शरीर में इंक्रीज़ होएगी। इंसुलिन शरीर में इंक्रीज़ होगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल जो होगा वो नॉर्मल हो जाता है। और जब ब्लड शुगर लेवल शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो हम वो चीज़ें हम कम कंज्यूम करना कर देते हैं, यानी कम कंज्यूम करते हैं जो जिन चीज़ों में शुगर लेवल ज़्यादा होता है, यानी शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। ओके, बेसिकली मीठा नहीं खाते ज़्यादा। अब देखिए फीडबैक मैकेनिज़्म क्या है एक्चुअली, है ना। फीडबैक मैकेनिज़्म एक्चुअली में एक एग्जांपल है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला काम का, यानी कंट्रोल मैनर में और कोऑर्डिनेट मैनर में किस तरह कोई प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है, उसका एग्जांपल है फीडबैक मैकेनिज़्म। ओके, देखिए जैसे कि शरीर में एक्सीज हो गया, कोई चीज़ डेफिशिएंट हो गया, क्या चीज़ डेफिशिएंट हो गया, क्या चीज़ एक्सीज हो गया, हार्मोन्स। जैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में ज़्यादा हो गए, कम हो गए, तब भी हमारे शरीर के लिए हार्मफुल है, बिल्कुल हार्मफुल है। और फीडबैक मैकेनिज़्म जो होता है वो इसी चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारे शरीर में कोई चीज़ ज़्यादा ना हो जाए, कोई हार्मोन ज़्यादा सीक्रेट ना हो, कोई हार्मोन कम सीक्रेट ना हो। अभी आपने देखा कि जो इंसुलिन हार्मोन है वो पैनक्रियाज के द्वारा अगर कम अमाउंट में सीक्रेट होता है तो हमें डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है। ज़्यादा अमाउंट में सीक्रेट होता है तो तब भी कोई ना कोई बीमारी होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमारा शरीर स्टोरेज थोड़ी है हार्मोन को रखने का, है ना, स्टोर तो नहीं करता ना हार्मोन को, वो रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन ज़्यादा अमाउंट में होगी, फिर उससे हमारे शरीर को प्रॉब्लम होगी। ओके, अब देखिए, शुड बी क्वेटेड इन ए प्रिसाइज क्वांटिटी एंड एट राइट टाइम, सही टाइम पे सिक्रेट होना चाहिए, सही अमाउंट में सिक्रेट होना चाहिए, ठीक है। ये होता है कंट्रोल, यानी सही टाइम पे वो चीज़ सिक्रेट होना चाहिए, ये चीज़ कंट्रोल होना चाहिए, टाइमिंग एकदम कंट्रोल मैनर में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि विदाउट कंट्रोल, यानी ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट कर दिया, है ना, एकदम कोऑर्डिनेट मैनर में होना चाहिए। ओके, अब ये कोऑर्डिनेशन यहाँ पे कंट्रोल हुआ है चीज़ों में, यानी कंट्रोल मैनर में, कंट्रोल क्वांटिटी में और कंट्रोल टाइम में वो चीज़ सिक्रेट हुई है हार्मोन, ठीक है। अब वो हार्मोन सिक्रेट होना बंद जो होता है ना, बंद होना, यानी हार्मोन सिक्रेट हो रहा है, चलो मान लो एक टाइम पे एक क्वांटिटी जब हो जाती है, जितनी क्वांटिटी होनी चाहिए उतनी क्वांटिटी में हार्मोन सिक्रेट हो गया, अब वो सिक्रेट होना बंद जो होता है ना, जिसकी वजह से वो होता है कोऑर्डिनेशन की वजह से। अब देखिए कोऑर्डिनेशन किस तरह होता है, फीडबैक मैकेनिज्म कंट्रोल द शुगर लेवल इन द ब्लड। ओके, वो हमें नीचे दिया हुआ है, देखिए किस तरह है। देखिए शुगर लेवल जो होता है हमारे ब्लड में इंक्रीज़ हो गया, ओके, इंक्रीज़ हो गया। ये कैसे पता चला कि शुगर लेवल इंक्रीज़ हो गया, ये पैनक्रियाज द्वारा डिटेक्ट किया गया। पैनक्रियाज ने डिटेक्ट किया तो पैनक्रियाज ने क्या किया, इंसुलिन को बनाया और उसको ब्लड शुगर लेवल में गिराया, यानी ब्लड शुगर लेवल में रिलीज़ किया। उससे क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल हमारा कम हो गया। जब ब्लड शुगर लेवल एक नॉर्मल लेवल पे आ गया तब एक ऑर्डर मिला, किसके द्वारा, स्टॉप सिक्रेटिंग मोर इंसुलिन। ये मैसेज कहाँ से गया, इंसुलिन के पास गया, ठीक है। ये कैसे पता चला, ब्लड शुगर लेवल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं
वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाते हैं पैनक्रियास के बाद। यहाँ पे क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन हुआ कि जो रिसेप्टर्स ने अगर बोला एक बार तो एक बार में ही बंद कर दिया। ये होता है कोऑर्डिनेशन, यानी एकदम कोऑर्डिनेट मैनर में बात मान कर काम करना, है ना। कंट्रोल तो होना ही है, कंट्रोल मैनर में काम नहीं करेंगे कोई चीज़ ना, तो वो काम एकदम एक्सिस मैनर में होगा ना कोई चीज़, तो बेकार होना है। कंट्रोल होना चाहिए, कोऑर्डिनेटेड होना चाहिए। कोऑर्डिनेटेड नहीं होगा और कंट्रोल्ड होगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए कंट्रोल भी हुआ, कोऑर्डिनेशन भी हुआ। कोऑर्डिनेशन कब हुआ, जब इंसुलिन को रोकना हुआ, तो वहाँ पे रिसेप्टर्स ने यहाँ पे ऑर्डर दिया कि इसको रोकना है, ठीक है। तो दिस वाज द एंड ऑफ दिस सेशन, ओके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए चैप्टर के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।